आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा जिसमें आज बात होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। किसी भी मुल्क या फिर मुआशरे की तरक्की का सीधा सरोकार तालीम से होता है। तालीम है तभी तरक्की हो सकती है, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं। और मुल्क का तालीमी निज़ाम बदलते वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी था। ज़माने में तालीम के नए तरीके ईजाद हो चुके हैं, तालीम का तरीका बदल चुका है और ऐसे बदलते हुए हालात और दौर में इल्म और तालीम के सफ़र में हमारे तलबा भी बदलती हुई दुनिया से हम कदम हो सके, नई तालीमी पॉलिसी का यही मकसद है। लेकिन इस नए तालीमी मंसूबे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अपोजिशन को यह कदम पसंद नहीं आ रहा है, लिहाजा आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिले 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेंटर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से सीधी बात की। सभी विद्यार्थियों बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला, गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सहूलत मिलेगी। अब तक ये सहूलत शहरों तक ही महदूद है। दूसरा, इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 हिंदुस्तानी जबान में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। शिक्षा नीति वजीर आजम ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1 साल पूरे होने पर सभी मुल्कवासियों, खासकर तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बीते 1 साल में आप सभी लोगों, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और पॉलिसी मेकर्स ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में मेहनत की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते 1 वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। वजीर आजम ने इस मौके पर नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि इनमें मुल्क को बदलने की भरपूर सलाहियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परवाज मिलेगा और जो हमारी जो शिक्षा नीति है उससे जो तलबा है उनका जहन जो है और ज़्यादा ज़हीन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा तो उससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तमाम तरह के जो सवाल लोगों ने उठाए हैं, अपोजिशन ने ख़ास तौर पर, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन के क्या खदशात इसमें हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही फिरोज बख्त साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, चांसलर है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन प्रोफेसर विशाल मिश्रा, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और आज वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस मामले पर खिताब किया है। मैं आपसे इस नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे जो नाजरीन अभी अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं,
किस तरीके से लोगों को परवाज करेगी, वो किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको ज़हीन करेगी ये नई एजुकेशन पॉलिसी, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, इसके पहले आप अगर देखें तो जो लास्ट हमारी शिक्षा पॉलिसी आई थी वो 1986 की थी जी, और जिसमें बाद में 1992 में संशोधन भी किया गया था। तो जो ये नई शिक्षा नीति है 2020 हमारी, जो इसकी घोषणा के साथ कई युगांतकारी परिवर्तन आने की इच्छा और आकांक्षा जताई गई। यह भी अपेक्षा की गई है कि स्कूलों का स्तर, उच्च शिक्षा का स्तर, इसमें मतलब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा जी, और 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है उसका जो GER है, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जिसे आप हिंदी में सकल नामांकन अनुपात भी कहते हैं जी, उसको 100% करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है कि जो केंद्र है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों के सहयोग से एजुकेशन सेक्टर पर GDP का 6% मतलब व्यय का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम नहीं ले जाएंगे विश्व स्तर तक जी, तब तक हम शिक्षा में जो है गुणांतकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे राष्ट्र के विकास को एक नई दिशा दी जा सकती है जी, और जो अगली बात है उस अगली बात के तहत जो इसमें हर स्ट्रक्चर पे चेंज किया गया है। मसलन मैं आपको अगर बताना चाहूँ, स्कूली शिक्षा से मैं शुरू करूँ तो स्कूली शिक्षा में अब प्रावधान किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि 5+3+3+4 ये डिजाइन किया गया है जी, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। ये जो पहला 5 वर्ष है जी, ये फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी होगा और फिर इस जो ग्रेड 1 है और ग्रेड 2, तो 3 और 2 5। ठीक। जो दूसरा है +3, ये 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज होगा। 5+3+3 ये 3 वर्ष का मध्य या आप इसे कह सकते हैं उच्च प्राथमिक चरण, ठीक है, जिसमें 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। तो 5+3+3+4 ये जो 4 वर्ष का है ये उच्च या माध्यमिक चरण होगा, जिसमें आएगा 9, ग्रेड 9, 10, 11 और 12। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस शिक्षा नीति के तहत आपको बताना चाहूंगा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो HHRO है, इसका जो मतलब है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी स्थापना का प्रस्ताव है। और इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 क्लास 3rd स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है कि उसको सुनिश्चित किया जाएगा। मजेदार बात तो ये है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जा सकती है, स्थानीय भाषा में दी जा सकती है, क्षेत्रीय भाषा में दी जा सकती है, और साथ ही साथ इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और उसके आगे की क्लास के लिए अगर बच्चा लेना चाहता है तो उसको प्राथमिकता में रखने का सुझाव दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनको देखें, और आज आपने देखा होगा कि 1 साल पूरा होने के अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो विद्या प्रवेश है, इसके तहत आप देखिए उन्होंने कहा कि अभी तक जो प्ले स्कूल का कंसेप्ट हुआ करता था वो नगरों में, महानगरों में ही, शहरों में ही कंफाइंड, अब उसे हमें यूनिवर्सल लेवल पर गांवों तक हमें ले जाना। ये बहुत अहम इशू है, इसी चीज को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको आगे लेकर आऊंगा और इसको समझने की भी आपसे कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फिरोज बख्श साहब जुड़ गए हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। फिरोज साहब, जाहिर तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिसके जरिए हम हिंदुस्तान को एक नई परवाज दे सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा इस नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। हमारे जो तलबा है, क्योंकि
आप एक टीचर भी हैं और जाहिर तौर पर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने अभी तक जितनी भी पॉलिसी चली आई है और अब जो नई पॉलिसी है उसमें कितनी तब्दीली आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी तालीम होती है जी, और तालीम से ही सारी चीज़ें वाबस्ता हैं, बिल्कुल। चाहे वो खेल-कूद है, चाहे वो तरक्की है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आप यू नेम इट एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। हम्म। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये तकरीबन 5 से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो उसमें वैसे तो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, हमेशा से ही हमारी तालीमी पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। हाँ। लेकिन अब जो इसमें थोड़ा इसको काफ़ी अच्छी तरह से छान-बीन करके इसको जो एक टुवर्ड्स परफेक्शन का जो एक मोड़ दिया गया है, उससे यह है कि अब तालीम जो है क्या था कि जो बड़े सूबे थे, शहर थे, वहाँ तक अच्छी जो है लोगों को मैस जी। फिरोज बख्श साहब से हमारा राब्ता टूट गया है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, पूरी कीजिए बात अपनी। हाँ, नहीं मैं बात पूरी कर रहा हूँ। मैं ये जी, कह जी। रहा हूँ कि ऐसा है कि जो अब ये तालीम जो है छोटे-छोटे कस्बों में जाएगी, गाँव जी, में जाएगी, जहाँ पे रोड्स कच्ची-पक्की हैं, सब जगह जाएगी, तो ये एक जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ इतना बड़ा अचीवमेंट ये ना तो चाइना में हुआ है, ना रूस में, ना अमेरिका, ना कनाडा जी, और ना ही किसी और बड़े मुल्क में हुआ है। तो इसकी जो शाबाशी है वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब को देना चाहते हैं और उनकी देखो उनकी ख़ासियत ये है कॉल द स्पेड अ स्पेड। जहाँ उनको कोई कमी नज़र आती है, चाहे वो तालीम का मैदान हो या उनकी मिनिस्ट्री हो, जी, फ़ौरन वहाँ बदलाव लाते हैं बेशक। और इसी तरह से तालीम के मैदान में बदलाव वो लाएँगे और पूरा जो इसका फ़ोकस था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हुँ, या नेशनलिस्ट एजुकेशन पॉलिसी में मैं इसको कहता हूँ, ये सारा जो है वज़ीर-ए-आज़म ने उसको अपने फ़ोकस किया है और इससे हमारी आने वाली नस्लों को जो हम नया भारत देखना चाहते हैं, जी। हम एक विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं। इस तालीमी पॉलिसी से इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ठीक। उस रास्ते पे पहुँच जाएँगे। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ एसएम खान साहब जुड़े हुए हैं, डीन है जामिया हमदर्द के। एसएम खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी शुक्रिया शुक्रिया। एसएम खान साहब, इस नई एजुकेशन पॉलिसी को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इसके ज़रिए क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल फिरोज बख्श अहमद साहब से सहमत हूँ, क्योंकि जी। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी। जी, पिछली सरकारों ने भी कोशिश की, मगर जैसा फिरोज भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस पॉलिसी को लाना है और इम्प्लीमेंट करना है, और जी। अब इसी तरह से हमने देखा कि 1 साल हो गया और इस नए एकेडमिक सेशन जो अब शुरू हो रहा है उसमें और पूरी तरह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी, और डेफिनेटली जो हिंदुस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसमें एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी की कमी है। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ हाँ जी। यूनिवर्सिटीज बहुत औसत दर्जे की हैं, तो उसके जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो उन यूनिवर्सिटीज से कॉम्पीट नहीं कर पाते जिनका हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड है। तो इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो यूनिफॉर्मिटी पे है, एक से कोर्सेज ऑफर हो, एक ही ड्यूरेशन हो। फिर एक और बहुत अच्छा है वो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। उसमें ये है इस पॉलिसी में कि अगर आप एक फैकल्टी में एक सब्जेक्ट में कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आप कुछ क्रेडिट दूसरे कोर्सेज में भी ले सकते हैं। सपोज एक यूनिवर्सिटी में आप बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, मगर आप ये चाहें कि वहीं बीए एलएलबी प्रोग्राम में भी आप कुछ कोर्सेज अटेंड कर लें, जैसे अमेरिका और यूके में होता है, तो ये कहलाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसमें आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो वंस यू कम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर वेल वर्स्ड इन मेनी सब्जेक्ट। दूसरा जो अभी बात हो रही थी आपके रिपोर्ट में भी था और प्रधानमंत्री ने उस पर एम्फेसिस दिया है कि मदर टंग को काफी इम्पोर्टेंस दी गई है। और अब जरूरत इस बात की है, सपोज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटीज में उसमें मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी, मगर अब जो चैलेंज है वो उसकी मातृभाषा में बुक्स प्रोवाइड करने का है, क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की किताबें जो हैं वो अधिकतर इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। जो
हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है कि उसकी किताबों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है शिक्षा मंत्रालय को, और उसमें इंडिविजुअल पब्लिशर्स और लेखकों को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो मूलतः हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, कन्नड़ में इन किताबों को लिखें और अपने ओरिजिनल आइडियाज के साथ, मतलब ये ट्रांसलेशन ना हो, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन हुआ तो उससे उसका सर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात कही जाती है, कक्षा 6 से उसका आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पहले से एक मुहिम चलाई हुई है कि अगर स्किल इंडिया होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों का हमने देखता है कि बीच में पढ़ाई छूट जाती है, एटलीस्ट उसके अंदर अगर स्किल होगी तो इससे भी इंडिया आगे बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप कौशल विकास ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, नृत्य, मार्शल आर्ट, जो कुछ भी स्थानीय उपलब्धता है उस स्कूल में, उस स्कूल के कोर्स में, उसके अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, जो व्यायाम है, वो उसमें भाग ले सकें। और आपने गौर किया होगा, यदि पड़ोस में या परिवार में या रिश्तेदार में कोई छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इस कोरोना पैंडेमिक में, आपने देखा होगा कि हर क्लास के करिकुलम में ये कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये देखिए लगातार एक कोर्स का पार्ट बना दिया गया। यही नहीं, इसमें यही भी कहा गया है कि जो कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम होगा उसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा, और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था होगी। तो ये जो समग्र विकास छात्रों का करना है, उसको ध्यान में रखते हुए 10th और 12th के एग्जाम को, पैटर्न को चेंज करने की भी बात की गई है, कि ताकि आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य में सेमेस्टर हो या MCQs हो, इस प्रकार के प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सके। एक चीज बहुत अच्छी बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, वो ये है कि परख नाम से, मतलब एक नाम दिया गया है, कि एक मानक बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, स्टूडेंट का मूल्यांकन को, प्रोग्रेस को मूल्यांकन किया जाए, मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट किस तरीके से रखा जाए, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मानक निर्धारित किया गया है, और उस मानक का नाम है परख। इसके नाम से क्या होगा कि जो भी राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, उसकी स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन, उनको अपने भविष्य से जुड़े निर्णय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इकोनॉमी बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसको भी छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए में जोड़ा गया है। तो आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर सुधार है, शिक्षा के लेवल पर सुधार है, मदर टंग की बात की गई है, बाध्यता नहीं, किसी और भी माध्यम में जिसमें शिक्षा लेना चाहे ले सकता है। शिक्षण और जो विविधता है हमारे देश की, उस विविधता को भी इसमें शामिल किया गया है। अब यही नहीं, टीचिंग, जो हम लोग टीचिंग करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जिसे आप शिक्षण व्यवस्था कहते हो, उससे भी संबंधित सुधार किए गए। जैसे शिक्षकों की नियुक्ति और किस तरीके से प्रभावी बनाई जाए, पारदर्शी बनाई जाए, पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाए, समय समय पर उनका असेसमेंट होता रहे, और तब उस आधार पर पदोन्नति हो। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल के दौरान किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उसके लिए API बना है, उसके ऊपर एक स्कोर निर्धारित किया गया है कि इतना स्कोर होगा तो आपके इंटरव्यू कॉल आएंगे, इतना स्कोर होगा तो आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनेंगे। तो ये चीजें पिछले साल से इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है। पब्लिकेशन पे नंबर, अगर आप आथर हैं तो इतना नंबर, को आथर हैं तो इतना नंबर, ये चीज पहले नहीं थी। ठीक है। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए द्वारा जो आने वाला अगला वर्ष है 2022, इसके 2022 तक के लिए शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, NPST का विकास किया जाएगा।
आने और ये प्रोसेस में है इन द ठीक है, तो ये कहने का भी मतलब ये है कि एक बड़ा ही अच्छा पहल है। आमूल परिवर्तन है। ठीक है सर, ये अच्छी और पहल है। पहली बात, आज मैं आपके पास फिर से आऊँगा सर, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज साहब, मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ से कोई शख्स पीएचडी करना चाहता है और उसको पीएचडी करनी है, तो उसके लिए क्या कुछ अनिवार्यताएं हैं, क्या कुछ आपको वो चीज़ करनी होगी, वो आपको उससे पार होकर आना ही होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग जो है रिसर्च स्कॉलर्स में रहते हैं, तो क्या उसके लिए अलग अलग से कोई पैरामीटर इस नई शिक्षा नीति में? देखिए, अगर आप बात करते हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, जी और यहाँ से बहुत से लोग पीएचडी करते हैं, हर जी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं। जी और बड़े मजे की बात यह है कि यहाँ पर 4000 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, यानी आपको यू कॉल अ सब्जेक्ट और आपको उस सब्जेक्ट में पीएचडी करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ एक अ, फर्क थोड़ा सा ये है दूसरी यूनिवर्सिटी से, जी कि यहाँ पर आप, चूंकि उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यहाँ अगर आपने 10वीं या 12वीं में उर्दू को क्लियर किया हुआ है एज अ पेपर, तो यहाँ पे आपको बआसानी दाखिला मिल जाएगा। ओके हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो उर्दू स्टेटस है, मैं एक बात पूरी कर लूँ एक सेकंड, उर्दू जी जी स्टेटस बना रहे, उर्दू वालों के लिए बाकी रहे और उर्दू वाले आए यहाँ पे। साथ ही साथ हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो जनरल के बच्चे, देखिए वो बहुत बड़ा ये कैंपस है माशाल्लाह से, 2000 मतलब ये 200 एकड़ में है और एयरपोर्ट के पास है, साफ सुथरा है, पोल्यूशन फ्री है। तो इसमें अगर हम ये कंडीशन रख दें कि जो जिन्होंने उर्दू 10वीं 12वीं में पास नहीं की, लेकिन जो आर्किटेक्चर में, साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में आना चाहते हैं यहाँ, तो उनको इजाजत दी जाए, जी चाहे वो गैर मुस्लिम बच्चे हों, और शर्त ये रखी जाए कि विद इन 3 और 5 years ऑफ देयर कोर्स दे शुड लर्न बेसिक उर्दू। तो उससे ये होगा कि हिंदू मुस्लिम बच्चे मिलके पढ़ेंगे यहाँ, एक आपसी भाईचारा भी होगा, एक दूसरे को समझेंगे, और उर्दू का जो फरोग है वो गैर मुस्लिम बच्चों में भी बढ़ेगा। तो जी इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं तो कि इसमें उर्दू तो रहे ही रहे, उर्दू वाले आए, जी साथ ही साथ जो दूसरे गैर उर्दू के बच्चे हैं। और एक बात मैं कह के बात को खत्म करना चाहूंगा, एहसन खान साहब ने बड़ी एक अच्छी और खूबसूरत बात कही जी कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मादरी जबान है, मातृभाषा, उसका बड़ा अच्छा उसमें वो रखा गया है। और प्रोफेसर मिश्रा जी ने भी एक बहुत अच्छी बात ये कही जी कि जो बच्चे, मान लीजिए हर आदमी प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर और ये नहीं बन सकता, जी तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोविजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि वो वोकेशनल उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो अब ये हो जाएगा कि जो बहुत से बच्चे ऐसा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती, ठीक है, हम कहते हैं अरे क्या तुम्हारी तालीम है, ऐसी उनको ताना देते हैं। लेकिन उनको अगर वोकेशनल, अब देखेंगे आप कि हमारे यहाँ नई सीरीज, नई पौध शुरू होगी, जी जो वोकेशनल एजुकेशन हासिल करके बच्चा एक हवाई जहाज को भी ठीक कर सकता है, बेशक रॉकेट को भी ठीक कर सकता है और एक कार को भी ठीक कर सकता है। तो बिल्कुल ये बड़ा अच्छा उसमें पहलू है। जी इस पहलू के बारे में हमें आने वाले 4-5 सालों में पता चलेगा। बिल्कुल, यानी कि स्किल इंडिया जब हो जाएगा तो जाहिर तौर पर उसका जो सीधा तौर पर फ़ायदा है वो इंडिया के लोगों को ही मिलेगा। एसएम खान साहब का रुख करना चाहेंगे, डीन है जामिया हमदर्द के। एसएम खान साहब, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो मेरा सवाल था फिरोज बख्श साहब से, वही मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जामिया हमदर्द के अंदर अगर कोई शख्स पीएचडी करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या उसको फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, किस किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें वो पीएचडी कर सकें? देखिए, जामिया हमदर्द जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत से कोर्सेज में पीएचडी ऑफर करती है जी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया भर की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में और इदारों में काम कर रहे हैं और बड़ा प्रेस्टिजियस पीएचडी जामिया हमदर्द की मानी जाती है। We are offering PhD in pharmacology, pharmacognosy, pharmaceutical chemistry, जी biochemistry, biotechnology, pure science like botany, zoology, chemistry, engineering, and so many other subjects. तो ये एक जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, प्लस हमारा जो फेडरल स्टडीज डिपार्टमेंट है वो पीएचडी ऑफर कर रहा है पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जी सर, एक चीज़ में से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अब से कि अगर कोई शख्स, पहले तो ये था कि एमफिल किया जाता था, लेकिन क्या अब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें इसकी जगह पर मास्टर डिग्री या फिर 4 साल की बैचलर डिग्री होगी। हाँ, उसमें चेंजेस की गई हैं, अब उसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। हाँ। और एमफिल वगैरह को करने की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्टली पीएचडी में स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं।
मगर उसमें कुछ वर्क प्रोग्राम्स इस तरह से रखे गए हैं कि उनके उस पीएचडी करने के दौरान न सिर्फ रिसर्च होगी बल्कि उन्हें कुछ स्टडी कोर्सेज भी करने होंगे उसी पीएचडी प्रोग्राम के तहत, जिससे कि मगर ड्यूरेशन कम होगी। अभी क्या होता है कि पीएचडी करते करते ग्रेजुएशन के बाद 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं जी। तो उसमें वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी कि एक आदमी पीएचडी करके एक स्टूडेंट कम ड्यूरेशन में यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और पीएचडी की डिग्री लेके बाहर आ सकते हैं यूनिवर्सिटी के, देन ही कैन फॉलो देयर अदर जॉब परस्यूट। दूसरा एक एजुकेशन पॉलिसी में जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस है मैं एक बताना चाहूंगा, डिजिटल एजुकेशन पे है। और कोविड के दौरान हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है डिजिटल वे ऑफ टीचिंग। अभी पिछले 1.5 साल से सारी यूनिवर्सिटीज जो है वर्चुअल चल रही हैं और इसको विजुअलाइज किया गया इस एजुकेशन पॉलिसी में भी। जब एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी जब तो कोविड नहीं था और ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी वी विल हैव टू गो फॉर डिजिटल वे ऑफ टीचिंग एंड डिजिटल एजुकेशन, तो उस पॉलिसी में ऑलरेडी इसका प्रोविजन है काफी तादाद में कि किस तरह से आप कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग से डिजिटल मोड ऑफ टीचिंग में एंटर हो, जिससे आप एक ही समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर सकें और बहुत सी यूनिवर्सिटीज कंबाइंड वे में प्रोग्राम चला सकें। ठीक है सर, आपके पास फिर से मैं रुक करूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विशाल सर, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर कोई शख्स है वो बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, कई मरतबा ये होता है कि फेल होने की उनकी तमाम चीज़ें सामने आती हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाया करते थे। अब जो नई पॉलिसी है वो क्या कहती है, कितने मरतबा वो कितने अटैम्प्ट कर सकता है उसमें? नहीं, देखिए अभी उसको भी एग्ज़ाम को उसको भी चेंज करने की बात है कि उस किस तरीके से उसके मोड को चेंज किया जाए, उसमें है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। और इसीलिए उसी के मद्देनज़र जो ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम है उसमें भी एक नया स्कीम जोड़ा गया है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अभी तक क्या होता था कि जब बच्चा मान लीजिए ग्रेजुएशन 3 साल का है या वो किसी ऑनर्स कोर्स में है या प्रोग्राम में है, वो 3 साल नहीं कंप्लीट कर पाया तो उसको डिग्री नहीं मिल पाती थी, मतलब कोई मतलब नहीं होता था। अब क्या है कि अब बाकायदा इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है कि चाहे 3 साल का कोर्स हो चाहे 4 साल का कोर्स हो, आप किसी भी स्टेज पर छोड़ सकते हो। जिस भी स्टेज पर आप छोड़ेंगे उस स्टेज के हिसाब से आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे मान लो आपने एक ही साल किया जी और स्नातक, अब 1 साल के बाद छोड़ दिया तो आपको केवल सिंपल सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लो आपने 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। मान लो आपने 3 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। और जहां पर 4 ईयर प्रोग्राम है, अगर वो 4 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टेज पर अब आप अगर अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो वो आपका ईयर वेस्ट नहीं जाएगा, वो उसी अनुरूप आपको। तो क्या इसको हम बीच में प्रोफेसर विशाल मिश्रा कि इसको रिज्यूम कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ पर कोई परेशानी आ जाती है और 2 साल किसी ने कभी कोई एजुकेशन लिया है, कोई डिग्री ले मतलब सपोज कोई बैचलर में है और 4 साल का उसका एजुकेशन का कोर्स है, 2 साल बाद उसके घर में कोई मामला पेश आ जाता है, वो डिग्री छोड़ देता है या फिर पढ़ाई छोड़ देता है, तो जो रिज्यूम होगा वो 3rd ईयर से स्टार्ट होगा या फिर उसको थोड़े से और चेंजेस उसमें? नहीं, ना, यही तो एक नई पॉलिसी है, यही तो एक नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पॉलिसी का कि आप किसी भी स्टेज पर छोड़ सकते हैं। जब कभी भी आपको दोबारा ज्वाइन करना है तो उसके अगले स्टेज पे आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक। तो पहले का मतलब ये है कि मान लीजिए उसने 2 साल कंप्लीट कर लिया जी और 2 साल के बाद कोई ऐसी बात हुई, अनहोनी हो गई कि कैरी ऑन नहीं कर पाया, तो उसको 2 साल का एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा उस सब्जेक्ट का। ठीक। जब उसे फिर कभी रिज्यूम करना होगा तो वो 3rd ईयर में इंट्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और इसके साथ में जो एडिशनल पॉइंट है मैं मतलब जुड़ा हुआ है बता दूं कि मान लीजिए कि उसने अपनी 2 साल की डिग्री कंप्लीट की, मतलब 2 साल कोर्स कंप्लीट किया और 2 साल के अनुसार उसको एडवांस डिप्लोमा उस सब्जेक्ट का मिला जी। उसके बाद वो कहीं जॉब करने चला गया, तो उस जॉब करने के दौरान भी उसने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या कहीं पर भी है उसने कुछ और ज्वाइन किया, तो जो भी वो ज्वाइन किया वो उसका क्रेडिट हो जाएगा। उसके लिए बनाया गया है एक पूल जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक। और वह क्रेडिट स्कोर चाहे जितने भी संस्थानों से उस बच्चे ने लिया हो वह उस एकेडमिक बैंक में क्रेडिट होता रहेगा जी, ताकि अलग अलग संस्थाओं
में जो भी उसका प्रदर्शन रहा हो उसके आधार पर उसे एक फाइनल डिग्री दी जा सके। और जैसा कि अभी डीन साहब कह रहे थे जी कि अब एमफिल का कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रह गया जी और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस की बात है इसमें एजुकेशन पॉलिसी में। जैसे इसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप देखिए कि क्या एक हमारे पास यूजीसी ही है, अब एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा किया जा सके। और एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा, बस केवल ये 2 फील्ड में इंटरवीन नहीं करेगा, एक तो मेडिसिन में, चिकित्सा में, और दूसरा लॉ एजुकेशन मतलब चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सारे हायर एजुकेशन के लिए ये एक सिंगल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए बाकायदा एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाई गई जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। ये नियामक का कार्य करेगा, रेगुलेटरी बॉडी होगी। इसके अंतर्गत कई सब ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जैसे जर्नल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC, NAC आपने सुना होगा पिछले 1 साल से 2 साल से ये काफी चर्चा में है। NAC की टीम विजिट कर रही है, NAC की टीम विजिट कर रही है। वो टीम विजिट करती है और वो देखती है कि वहां पर जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार मतलब उनको ग्रेड प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा कि A ग्रेड, A+ ग्रेड, B++, और उनको फर्दर आगे किस लेवल पर वो जा सकें उसके लिए उनको मतलब सर्टिफाइड करती है। ठीक है सर। इसी तरीके से हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल बनाया गया है। ओके सर, विश्वास सर मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। कॉलेज को देखेगा और विश्वविद्यालय को देखेगा। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। फिरोज सर से मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। फिरोज बख्श साहब, एक कोई शख्स है और जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से 2 साल उसने एक तरीके से कोई कोर्स किया है, किसी में उसने ग्रेजुएशन किया है, अब खुदा ना खास्ता उसके घर में कोई परेशानी आ जाती है, वो छोड़ देता है। अगले जो 2 साल है क्या वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता है या फिर वो उसको उसी यूनिवर्सिटी से वो आगे के जो 2 साल है वो वहीं से करने पड़ेंगे, उसी इंस्टीट्यूट से करने पड़ेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिकल सवाल किया है जी, और फिजिबिलिटी का सवाल किया है। प्रोफेसर मिश्रा को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो इसके माइन्यूट पॉइंट्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, किस तरह से, मैं तो बल्कि कहना चाहूंगा कि खुद जो हमारा जो इदारा है, ये तालीमी जो मिनिस्ट्री है, शायद उन्होंने भी इस तरीके से नहीं समझा है जैसे उन्होंने समझा दिया। तो इससे जो हमारे बहुत से लोग सुन रहे हैं, खास तौर से हैदराबाद वगैरह के एरिया में सुनने वाले लोग हैं, उनको बड़ा इससे फायदा पहुंचेगा। हाँ, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई मानू में कोई भी कोर्स कर रहा है, PhD कर रहा है, या उर्दू में कोई ग्रेजुएशन या अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कर रहा है और किसी वजह से उसकी ग्रेजुएशन में छूट जाती है, तो आप जो ये नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एक नया रूल आया है कि आप अगर कहीं भी किसी वजह से कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो वो हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी लागू होगा, वो ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। इससे काफी लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहले किसी ना किसी वजह से, मान लीजिए कोई बच्ची है, उसकी शादी हो गई और वो आगे पढ़ना चाहती है, उसके पास वक्त नहीं है, घर संभालना है, तो अगर ऐसे कुछ केसेस हैं तो वो बाद में भी जब भी उसे वक्त मिले, बच्चे बड़े हो जाएं, तो शी कैन कंटिन्यू। जैसे इसमें उसने जिस ग्रेड तक भी उसको किया है, 2nd ग्रेड तक किया है, 3rd ग्रेड तक, तो 4th ग्रेड में उसको जो है उसको परमिशन मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बल्कि हिंदुस्तान तो हमेशा से, आप देखिए, वर्ल्ड की पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो हमारे यहाँ ही बनी, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है। तो जो तालीम का जो सिलसिला है हिंदुस्तान में हमेशा से ही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इसमें तालीम के अंदर भी विश्व गुरु रहा है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि USA में मैं किसी यूनिवर्सिटी में किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोफेसर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी चीज हमारे पास क्या है, कौन लोग हैं। तो किसी ने कुछ कहा कि इस तरह से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और टीचर नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान जिस वजह से विश्व गुरु है पूरी दुनिया में, जो ऑलरेडी है, हम तो बनने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है। हमारे जो IIT हैं, ये इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है साइंस और टेक्नोलॉजी के, कि ऐसा इंस्टीट्यूशन न जर्मनी में है, न फ्रांस में है, न बर्तानिया में है,
और ना ही वो यूएसए, कनाडा, किसी और ऑस्ट्रेलिया किसी मुल्क के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जब हमारे यहाँ मैं फिर ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया का जो बेहतरीन टैलेंट है, हमारे यहाँ का बच्चा, मदरसे का बच्चा देखिए 1000-1200 जो पेजेस हैं उनकी उस किताब को कंठस्थ कर लेता है, कुरान को बगैर किसी गलती के, जेरो जबर के, फर्क के। उसी तरह से हमारा हर बच्चा जो है बड़ा टैलेंटेड है, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल का हो, उर्दू या किसी भी, जो हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो मैं कहता हूं हमारी एजुकेशन पॉलिसी पहले भी अच्छी कार की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी हवाई जहाज की रफ्तार से चल रही है। तो और इसमें सारा क्रेडिट जो है वजीर आजम का है। इसके अलावा मैं ये भी एक मुबारकबाद मैं निशंक साहब को भी देना चाहूंगा, हालांकि वो मंत्री नहीं रहे आज, लेकिन जो वर्चुअल एजुकेशन है, वर्चुअल एजुकेशन का पहले से ही सिलसिला बना दिया गया था, ऑनलाइन एजुकेशन करके। मिनिस्ट्री ऑफ जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई। तो हिंदुस्तान ऑनलाइन एजुकेशन में भी अब विश्व गुरु बनने है, ये मैं आपको बता दूं। और इसमें फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये हार्वर्ड और केम्ब्रिज और बेलियर्स और ब्राउन्स को हटा करके जो हमारा अपना एक सिलसिला शुरू हुआ है, लोग हार्वर्ड से, बेलियल से इंशाल्लाह हिंदुस्तान आना, यानी ब्रेन ड्रेन जो हुआ है अब वो ब्रेन गेन होगा। एहसन खान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, हमने देखा है कि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो चाइना इतने आगे है अपने काम में, उसकी सबसे अहम वजह यही कही जाती है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एजुकेशन के अंदर या फिर कारोबार की बात की जाए। क्या वही फॉर्मूला, वही तर्ज पर जो है हिंदुस्तान भी आगे बढ़ पाएगा, जब बच्चों को तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएगा वो अपनी मातृभाषा में, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में? नहीं, डेफिनेटली चाइना के साथ साथ जापान का भी एक उदाहरण है, जर्मनी का भी एक उदाहरण है। इन लोगों ने एजुकेशन में तरक्की की है और अपनी लैंग्वेज में तरक्की की है, चाइनीज, जर्मन, जापानीज। तो इस शिक्षा नीति में इसकी तरफ इम्पोर्टेंस दी गई है। और जब लोग अपनी लैंग्वेज में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे तो डेफिनेटली हमें ज्यादा टैलेंट मिलेगा, और वो टैलेंट जो है वो विभिन्न चीजों में फिर यूज होगा। जैसा आपने कहा कि चाइना की इंडस्ट्री की एक वजह ये भी थी कि वो लोग चाइनीज लैंग्वेज में पढ़े, उन्होंने हायर एजुकेशन की और उसके बाद उस हायर एजुकेशन को डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल किया। तो ये बहुत अच्छी बिगनिंग है। इसी तरह से हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का लैंग्वेज कल्चर तो बहुत रिच है, हमारे पास 22 लैंग्वेजेस तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड हैं, और सब उन लैंग्वेजेस में जब हायर एजुकेशन होगी और ट्रेनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रतिभाशाली छात्राओं की संख्या काफी बढ़ेगी, और उससे हिंदुस्तान में एक नया चैप्टर ऐड होगा इवन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। क्योंकि वो जब टैलेंट हासिल करेंगे तो वो टैलेंट को उनकी कई सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। जी ठीक है सर, आपके पास फिर से लौटेंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने प्ले स्कूल का जिक्र किया और वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि अब ये जो है ये सिर्फ शहरों में नहीं रहेगा, ये गाँव तक जाएगा प्ले स्कूल वाला कॉन्सेप्ट। और जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि परिवार ही पहली पाठशाला होती है, जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हालांकि आज के वक्त में माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो जो कोई जॉब करता है वो बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ट्यूशन्स लगाए जाते हैं। लेकिन जो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है, अगर वो गाँवों तक पहुँच जाएगा तो वाकई में कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, एक आमूल चूल परिवर्तन होगा, और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये होगा कि जो भारत की ज्ञान प्रणाली है, जैसे कि लोकल लेवल पे जब जो है ये प्ले स्कूल का कंसेप्ट पहुंचेगा, सपोज दैट कोई ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे जो उनका जनजातीय ज्ञान है, जो लोकल ज्ञान है, वो सब शामिल हो जाएगा। तो एक नया पाठ्यक्रम बन जाएगा, और जो बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीके से होगा। हम विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। हम कब बने? आप देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अभी तक हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना था, पहली बार कि जो आर्थिक रूप से जहां पर एक पॉसिबिलिटीज दिखती थी, पोटेंशियल दिखता था। सरकार उनको टैक्स फ्री करती थी, कुछ उनपे
आप कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो आपको टैक्स इवेजन दिया जाता था। कुछ निश्चित सालों के लिए वहां के एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री किया जाता था। इस एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसे हम आकांक्षी जिले कहते हैं, जैसे क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाएं हैं और उनके कारण छात्र नहीं पढ़ पा रहे, उन एरियाज को बनाया गया है स्पेशल एजुकेशनल जोन। सोचिए कितनी बड़ी बात है। विशेष शैक्षिक क्षेत्र जहाँ के छात्र बाधा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक बाधा हो, चाहे सामाजिक बाधा हो, चाहे जातिगत बाधा हो, और शिक्षा ना प्राप्त कर पा रहे, और उस स्पेशल एजुकेशनल जोन को फोकस किया जाएगा। तभी तो क्या होगा, तभी तो वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। इसी मद्देनजर की कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, तो सभी लड़कियां, जितनी हमारी बच्चियां हैं, जितने हमारे ट्रांसजेंडर हैं, उन सबको एक समान गुणवत्ता की जो है क्लास प्रोवाइड की जाए। उसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया है। और जो अभी आपने कहा कि प्राइमरी लेवल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं गार्जियन, और घर पाठशाला होता है, तो ये आप जानते हैं, गौरतलब है कि मतलब 8 वर्ष की आयु की बच्चे के लिए जो प्रारंभिक उसका बचपन है, जो उसका देखभाल है, वो किस तरीके से किया जाए, उसके लिए एक नेशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की, ताकि वो पैन इंडिया लेवल पर लागू हो सके और वो एनसीईआरटी करेगी। तो इस प्रकार से इन आधारों पर हम विश्व गुरु बनेंगे, जहाँ पर शैक्षणिक सुधार होगा, जहाँ पर प्राथमिक लेवल पर सुधार होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर सुधार होगा, तभी हम और इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह कि भारत अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनी प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवोन्मुखी, इनोवेटिव, नवोन्मुखी और समय की मांग के अनुरूप जो ये पॉलिसी बनाई गई है, ये भारत को निसंदेह विश्व गुरु का दर्जा दिलाएगी। ठीक है फिरोज बख्श साहब, ये चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा आपसे के ज़रिए से, कि हम देखते हैं कि जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमको किसी भी त्यौहार के बारे में बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। सपोज अगर हम नॉर्थ इंडियन हैं तो हमको बताया जाता था कि भाई बिहू वहाँ पर कैसे मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है जो साउथ इंडिया का, ये त्यौहार यहाँ पर कैसे मनाया जाता है, या फिर मिडिल ईस्ट के त्यौहार जो है वो कैसे मनाए जाते हैं। मतलब अलग अलग जगहों के त्यौहार के बारे में हमें बताया जाता था। अब अगर उस चीज़ को कल्चरल एक्टिविटीज़ के जरिए समझाया जाएगा तो जाहिर तौर पर उसको लिखना नहीं पड़ेगा, वो लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, वो बच्चे। जी देखिए, हिंदुस्तान जो है एक मिसाल है, एक खूबसूरत, ये समझिए कि बुके हैं, इस तरह तरह के इसमें फ्लावर्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यू, सब तरह के लोग रहते हैं जी। और उसी की खुशबू की वजह से हिंदुस्तान जो है साल साल से महकता रहा है। और अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया, देखिए क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है, इंटरफेथ बॉन्डिंग। बच्चे क्या है, एक ही क्लास में, जो चाहे वो सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ हिंदू बच्चे भी होते हैं, मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, ईसाई बच्चे भी होते हैं, सिख बच्चे भी होते हैं जी। तो मैं समझता हूँ दो चीजों को मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो थोड़ी सी मैं एक कमी देखता हूँ, वो ये कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत सी इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अभी भी, अब जैसे प्रोफेसर मिश्रा समझा रहे थे जिस तरीके से, तो मैं समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री की तरफ से एक जनरल जो पब्लिक है उसके लिए, चाहे वो उर्दू, हिंदी, सारे अखबारात में चीजों को जैसे मिश्रा साहब समझा रहे थे, ऐसे लोगों तक इसकी जो है पहुंच होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें, अब आप एक्सपर्ट हैं, आप इतने बड़े चैनल के एंकर हैं, संभालते हैं चीजों को, थोड़ा बहुत हमें भी पता है, मिश्रा साहब हैं, एहसान खान साहब हैं, हमें तो पता है इस एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इट शुड रीच द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो छोटे छोटे गांव में आदमी रह रहा है, उसको बहुत फायदा पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी रिसाई होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि मैं बात को अपनी मैं तमाम करूंगा कि देखिए कि एक छोटे छोटे किताब से 5वीं 6ठी क्लास के लेवल पे ऐसे आने चाहिए कि जैसे मुसलमान बच्चों को जानना चाहिए कि होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसमें होलिका की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या बड़ा दिन जो है जीसस क्राइस्ट जो है क्या बात है भाई, क्यों मनाया जाता है। उसी तरह से कि भाई ईद है, क्या क्या इसके पीछे कहानी है, ताकि हम एक दूसरे के एहसासात को समझें। बच्चे तभी बड़े होके एक दूसरे की इज्जत कर, ठीक है, ईद बकरीद पे, उसके अलावा होली दिवाली पे, बड़े गुरपुरब पे सब लोग जो है एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के कोर्सेज
5वीं क्लास की जमात में कि भाई ईद क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है, गुरुपूरब क्यों मनाया जाता है, ये छोटे छोटे जो है बच्चों के दिमाग में जब इसे होगा तो कहेंगे हम सब आपस में भाई हैं। और मजहब की वजह से कई बार मसाइल हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गांव में, कस्बों में प्राइम मिनिस्टर ने जो ये प्ले स्कूल की जो चीज है, शायद ये इसकी कमी को पूरा करेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब बच्चों का जहन शुरू से ही पाकीज़ा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आगे वो इस तरह के इख्तलाफात पैदा उनके नहीं हो पाएंगे। इसको मैं सैल्यूट करता हूं फिरोज बख्श साहब आपकी सोच को, और मैं सलाम करता हूं आपकी इस सोच को। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब हमसे जुड़ने के लिए। एज़म खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदुस्तान को अगर प्रवास कराना है तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए प्रवास करेगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए रोशन हो सकेगा। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।